शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है एग्जामोफोबिया। तो सबसे पहले मैं अपनी बात में एग्जामोफोबिया को डिफाइन करूंगा। एग्जामोफोबिया है क्या, उसके बाद एग्जामोफोबिया की वजह क्या क्या चीज़ें बनती हैं उन पर गुफ्तगू होगी, फिर आखिरी गुफ्तगू होगी कि उससे बचा कैसे जाए। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी गुफ्तगू है आज वो कि एग्जामोफोबिया क्या है। तो एग्जामोफोबिया के बारे में आप कह सकते हैं कि एक मेंटल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये आ जाती है। आजकल तो एग्जामोफोबिया बहुत कॉमन है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो जैसे ही एग्ज़ाम का नाम सुनने के बाद आदमी कह सकता है कि मेरे स्टमक में जो है पेन हो रहा है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, या सर में कुछ दर्द हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस तरह की जो बातें अगर आती हैं या नेगेटिव थॉट प्रोसेस माइंड में चलना, ये एग्जामोफोबिया। अब ये एग्जामोफोबिया किसकी वजह से हो रहा है, आप तमाम लोग जान लें कि एग्जामिनेशन की वजह से हो रहा है। तो एग्जामिनेशन क्यों होता है? एग्जामिनेशन हम तमाम लोग जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर के जो एग्जाम उसकी बात चल रही है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन किसे कहते हैं? एजुकेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ये एफर्ट करते हैं कि किसी इंसान के थिंकिंग या उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सके एक पर्टिकुलर वे में। एक इंसान है, उसकी अपनी एक थिंकिंग हो सकती है, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम असल में करता क्या है कि वो उसकी थिंकिंग को, उसकी बिहेवियर को एक खास डायरेक्शन में बदलने की कोशिश करता है। अब एग्जामिनेशन लिया जाता है उसको टेस्ट करने के लिए कि वो बदला या नहीं बदला, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हुआ या नहीं एग्जाम। तो जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि किस तरह का एग्जाम लिया जाए। एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे यहाँ जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम चल रहा हमारा, ये असल पर प्रॉब्लम की जड़ है। इसी की वजह से ये सारा एग्जामोफोबिया का जो मसला है वो खड़ा है। अब एग्जामोफोबिया का मसला दो लोगों के साथ हो सकता है। एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ाई की, कमजोर हैं, ठीक है, और उन्होंने पढ़ाई को कोई खास अहमियत नहीं दी। तो जाहिर सी बात है पूरे साल तो उनके सामने वो सामने आया नहीं कि एग्जाम अब आने वाला है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम आया तो उनको याद आया कि अब तो हमारे बाहर में कुछ है नहीं। अब जो पूरे साल हमने धोखा दिया है सिस्टम को, सोसाइटी को, तो जाहिर सी बात उसका इम्प्रेशन उनके ज़हन को होगा। तो इसकी वजह से भी एक फोबिया क्रिएट होती है। तो जाहिर सी बात जब जहन पे प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक तादाद तो वो लोगों की, और ज्यादा तादाद इन्हीं की है कि जो पूरे साल सही तरीके से नहीं पढ़ाई करते हैं, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं आता उनके पास, ठीक है, इर्रेगुलर रहते हैं, दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा उनका जो है ध्यान जाता है। मिसाल के तौर पे गेम्स को ले लिया जाए, सोशल मीडिया को ले लिया, उनकी तरफ ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन होता है। तो ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सीरियस पढ़ाई करते हैं पूरे साल, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोनों का अलग अलग हम जायजा लेंगे और दोनों को हम अलग अलग देखेंगे कि दोनों के लिए क्या क्या हल कर सकते हैं। तो एक वो बच्चा है जो बैलेंस नहीं बना पा रहा लाइफ के अंदर, या वो खेलने का है तो मुस्तकिल खेलते चला जा रहा है, जो अगर वो क्या कहते हैं पढ़ने के वक्त में भी अपने आप को दूसरी तरफ मशगूल रखे हुए है। तो इनका तो मसला वही है कि अपने आप को रेगुलर करें, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है जो पढ़े लिखे बच्चों के साथ आता है, वो असल में मेरा मौजूद है, ठीक है। एक मौजूद तो वो है जो बच्चे पढ़ते ही नहीं, तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों नहीं पढ़ते, बाहर से दिल्ली चार्ट क्यों है, तो एक अलग मसला है, उस पर फिर अलग से गुफ्तगू हो सकती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है उससे रिलेटेड क्या कमियां हैं, हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, उस पर बात हो सकती है। अभी जो एग्जामोफोबिया उन बच्चों के लिए जो साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद एन एग्जाम के वक्त में उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत कुछ भूल जाते हैं। एन एग्जाम के टाइम में जो उनको लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाते। तो ये जो बच्चे हैं इनके साथ ऐसा क्यों होता है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारी सोसाइटी है, और हमारी सोसाइटी प्लस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो असल में इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चों को इस तरह का क्यों होता है, ठीक है। उसमें होता क्या क्या, पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम फोबिया या एग्जाम एंजाइटी भी कह सकते हैं, ठीक है,
या इसको एग्जाम टेस्ट भी कह सकते हैं, टेस्ट एंजाइटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो नंबर एक कॉज ये कि हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स। पहला क्या है कि जो पेरेंट्स उनका हाई एक्सपेक्टेशन है हमारे बच्चे को ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स इंपोज करते हैं अपने ड्रीम को, अपने एम्बिशंस को बच्चे के ऊपर, मैं तो नहीं बन पाया, अब तुम बन के दिखाओ। तीसरा है इसके अंदर के पेरेंट्स जो है अपने हायर सोशल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए चाहते हैं कि हमारा बच्चा हाई स्कोर करे। उसी तरह है कि दूसरे बच्चों के साथ कांस्टेंट कंपैरिजन, बार-बार कंपैरिजन करना कि देखो वो ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, पांचवी प्रॉब्लम ये कह सकते हैं फियर ऑफ टीचर, ठीक है। किसी टीचर ने बहुत ज्यादा उसको डरा दिया, ठीक है, अपने बिहेवियर की वजह से या किसी और की वजह से। उसी तरीके से टीचर्स की एक और प्रॉब्लम हो सकता है, टीचर इंसल्ट करते हैं बच्चे को, उसके कम मार्क्स आने पे किसी वजह से उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। उसके बाद वो जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ने में साथ साथ एक और प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है कि वो उनका जो स्टडी करने का स्टाइल है वो पूरे स्टडिंग स्टाइल, सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते, इरेगुलर कवरेज करते हैं इंटायर सिलेबस का, कभी कर लिया जोश में आज खूब पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा वो कोशिश करते हैं कि मेमोराइज कर लिया जाए, सारी चीजों को याद कर लिया जाए। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले जब एग्जाम का मौसम आता है तो होल नाइट पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मटेरियल कितनी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, वो सही से कलेक्ट नहीं कर पाते, वो रिवीजन नोट तैयार नहीं कर पाते। इतनी बात तो हमने पढ़ी है, इसमें से कितनी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हमें रिवाइज करना है, फिर ये कि उनको रिवाइज करने की आदत नहीं होती। उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि उनको अपने एग्जाम सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है, कि एग्जाम में लिखने के लिए, एग्जाम देने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनानी होनी चाहिए वो नहीं उनको पता, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग ये होता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, हमारे ऊपर ही क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, हम कोई बात किसी को कहेंगे तो, ठीक है। उसके अलावा इरेशनल थिंकिंग अबाउट एग्जाम्स एंड आउटकम्स, ठीक है, एग्जाम होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। उसके अलावा इरेशनल बिलीफ, अगर मैं पास नहीं कर पाया या अगर मुझे 90 प्लस नहीं आए, ठीक है, तो हमारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, माशरे में, ठीक है। उसी तरीके से अगर इरेशनल डिमांड है सोसाइटी में, डिमांड बैठा दिया कि अगर 98% 99% नहीं आया तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई औकात नहीं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से लो सेल्फ एस्टीम और फेल होने का डर, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अब ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए, जो पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा, जो सीनियर बच्चे हैं वो भी छोटे को देख सकते हैं, ठीक है। एक फिजिकल सिम्टम ये हो सकता है कि हेडेक हो, डायरिया हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, ठीक है, सांस लेने देने में दिक्कत पैदा होने लगे, ठीक है। इसी तरीके से बेहोशी का दौरा पड़ जाए, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, इमोशनल सिम्टम्स जो है कि वो बच्चा घर में बहुत ज्यादा गुस्सा कर ले, बात बात पे जो है गुस्सा दिखा रहा, चिड़चिड़ा हो गया हो, ठीक है। उसी तरह से डर रहा बहुत सारा, अपने आप को जो है हेल्पलेसनेस महसूस कर रहा हूँ, हमारा कोई नहीं है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हो, ये सब जो है उसकी इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से बिहेवियर में प्रॉब्लम ये आ सकता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी भी चीज में, ठीक है, बार बार नेगेटिव थिंकिंग करता हो, बार बार ध्यान से नेगेटिव थिंकिंग करता हो उसके, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं जो एग्जामोफोबिया में हो सकती है। अब इसकी वजह एक तो बता दिया कि वो बच्चों का अपना जो प्रिपरेशन का स्टाइल है, पढ़ने का स्टाइल है, उसमें कुछ कमी हो सकती है उसकी वजह से, उसके लिए फिर हमें उसके उपाय क्या क्या उस पर हम बात कर सकते हैं। एक जो असल मसला है वो ये है कि हमारा जो डार्क साइड है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो डार्क साइड है वो क्या है, ये है कि बेलगाम या बेमकसद एकेडमिक एक्सेलेंस का हुसूल हमारे जहनों में बैठ दिया गया है कि ये पढ़ाई भी दरअसल एक गेम की तरह है, जिसमें टॉप पे रहना ही बहुत जरूरी है ना, जीतना ही हमारे लिए असल मकसद है, जिंदगी बन गया। तो इसको कहते हैं बेमकसद हुसूल,
क्या है उसका फायदा उसको किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें 99% आना चाहिए, हाई ग्रेड्स मिलने चाहिए, टॉप होना चाहिए हमको, ये मसला है। और ये जो है शुरू से बच्चे 5-6 साल की उम्र से ही बच्चों के अंदर ये बात डाल दी जाती है, ठीक है, इनको एक ऐसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर डाला जाता है, ठीक है, जिसका नतीजा सिर्फ एक गेम में प्राइज मिलने की शक्ल में, जैसे गेम जीतने का प्राइज मिलता है बस वही है। और उसकी जो बच्चे की बचपन से ही एकेडमिक जर्नी जो शुरू होती है, ठीक है, वो शुरू हो जाती है, और जो उसके पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशन होता है सिक्योरिंग हाई ग्रेड्स। और उसमें तो हैरत की बात है कि चूंकि मेरा भी ताल्लुक एक स्कूल से है, नर्सरी के बच्चों से भी उम्मीद रखते हैं पेरेंट्स कि वो हाई ग्रेड्स लाएं, हाई मार्क्स लाएं, नर्सरी KG 1 KG 2, जिन बच्चों ने अभी समझा भी नहीं कि अलिफ अगर मैंने पढ़ लिया या ए हमने पढ़ लिया इसका फायदा क्या है, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप हाई ग्रेड्स लाएं, हाई मार्क्स लेकर के एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे इंडियन सिस्टम में, ठीक है। जब बच्चा स्कूल में इंटर करता है, ठीक है, तो उसको एक बहुत ही मजबूत किस्म के बेमकसद बेलगाम एकेडमिक एक्सीलेंस की दौड़ में शामिल कर दिया है, जिसका कोई मकसद किसी को पता नहीं, सिवाय इसके कि हमारे सोसाइटी में हाई स्टेटस लग जाए, सिवाय इसके कि बच्चे के जहन में बैठा दिया जाए यही वो रास्ता है जिससे तुम कामयाब हो सकते, दूसरा कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये प्रेशर जब बच्चों को शुरुआती दौर से दिया जाता है, उसके अलावा उसमें जो है एम्फेसाइज किया जाता है बच्चों को मेमोराइज करने के। मिसाल के तौर पे आप सबको मालूम होगा कि पिछले कई सालों के से हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में काफी तब्दीली आई है, सब्जेक्टिव से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चले हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, इसमें 90% मान के चल सकते हैं कि वो बच्चे ज्यादा कामयाब होंगे जिनकी मेमोराइजिंग पावर ज्यादा है, जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा है, वो कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे मैथमेटिक्स में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, तो अब वो उसने सॉल्व किया, सारा प्रोसेस उसका करेक्ट है, बाय मिस्टेक कहीं पे प्लस या माइनस या कहीं पे मल्टीप्लाई करने में कोई डिजिट चेंज हो गया उससे प्रोसेस के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो 4 ऑप्शंस में कोई ऑप्शन उसके पास नहीं आएगा। अब जो चेक करने वाला वो तो ये नहीं देखेगा इसने प्रोसेस का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बच्चा है उसको याद रह गया कि सर ने एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराया था, उसका आंसर आया था 23.9, अब वो याद रह गया उसको, तो वो टिक कर सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं एकदम, ये क्या कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी से तजुर्बे से, कि हमारा एक स्टूडेंट हुआ करता था 2014 में अलीगढ़ के अंदर, तो मैथमेटिक्स में बहुत उसका जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, समझ नहीं पाता था मैथ को कैसे सॉल्व करना है, चूंकि मैथ का टीचर था मैं। तो अलीगढ़ AMU कंपटीशन से 25 या 30 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि सर मुझे रोते हुए कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, बायोलॉजी की हो गया, मैथ का मसला ही हल नहीं हो रहा है, लाख कोशिश करता हूँ, सॉल्व नहीं हो पाता, कहीं आंसर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या हल निकाला जाए इसका। तो मैंने उसको कहा कि देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT से आते हैं, और तुम जब कह रहे हो बायोलॉजी तुम्हारा प्रॉब्लम हल है, केमिस्ट्री हल है, तुमने याद कर लिया सारी चीजों को, पूरा पीरियडिक टेबल तुम याद करके बैठे हुए हो, तो इसका मतलब याद करने की कैपेसिटी तुम्हारी ज्यादा अच्छी है, तो तुम ऐसा करो कि NCERT के क्वेश्चन उसके आंसर को याद करो। उस साल 30 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चन NCERT से आए, और वो बच्चा क्वालिफाई कर गया AMU एंट्रेंस में। अब तो खैर वो इंजीनियरिंग वगैरह करके अभी जो है फिलहाल शादी वादी हो गई उसके लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे ने सिर्फ याद करके वो एग्जाम कंप्लीट किया। उसी जगह पे 2 बच्चे और थे हमारी कोचिंग के अंदर, जिनके बारे में मालूम था कि बहुत मेहनत की, इस तरह से हमारे जो नानियाल उसी से उसका रिलेशन भी था, बहुत मेहनत भी किया उन लोगों ने, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चे ने मेमोराइज करके याद करके उस चीज को अचीव कर लिया, जिस चीज को एक बच्चा समझ करके भी अचीव नहीं कर पाया, कि उसको याद करने की कैपेसिटी उसकी थोड़ी कमजोर थी, मेहनत उससे ज्यादा उसने किया, समझने का लेवल उसका ज्यादा था। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बच्चों को क्या कर रहा है कि मेमोराइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, याद कीजिए। और इसमें हमारा यहाँ भी एक मसला है कि हम लोग देखते हैं जो हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी है, तो हमारे यहाँ हाफिज पैदा होते हैं, है ना, बिना समझे हो याद कर लेते पूरी की पूरी किताब को शुरू से लेकर आखिर तक। अब जब ये बात पता चली कि मेमोराइजेशन बहुत आसान तरीका है किसी भी कंपटीशन को अचीव करने का, पास करने का,
तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में सो कॉल्ड स्कॉलर्स पैदा हुए। उन्होंने कहा कि जब रहना इसी मजबूर एजुकेशन सिस्टम के अंदर और इसमें जो है वो रैट रेस चल रहा है हाई स्कोर करने का याद करके, तो हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिकली बचपन से याद करने वाले पैदा होते हैं। इतनी मदारिस इसी काम के लिए रखे गए हैं कि बस आंख बंद कीजिए याद करवाइए। तो जब वो इतनी मोटी किताब को जबरदस्त पेज के साथ याद कर सकते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्या हकीकत है, इसमें तो मैथ का कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया सिस्टम लागू किया, वो फास्ट प्लस प्रोग्राम। आप जाहिरी तौर पर तो बहुत कामयाब हो रहे हैं कि आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि हाफिज प्लस डॉक्टर, हाफिज प्लस डॉक्टर। अब बहुत खुश भी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हम दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं उसकी वजह ये कि हाफिज उसको याद करने की आदत है। तो जब वो एक बुक को याद कर सकता है तो जाहिर सी बात है सिलेक्टेड क्वेश्चंस को याद करने में क्या प्रॉब्लम होगी। तो 4 साल 5 साल की ट्रेनिंग के बाद वो याद कर लेते हैं। तो उनके यहाँ भी कामयाबी का रेशियो बहुत बढ़ गया कि हमारे यहाँ हाफिज हैं, हाफिज भी याद कर रहे हैं। तो हमारा सिस्टम ये सबूत है इस बात का कि हाफिज अगर 4 साल में उस चीज को अचीव कर ले रहा है जिस चीज को बच्चे 12 साल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। 12 साल पढ़ते हैं ना, नर्सरी से अगर ले लिया तो और हो जाएगा। 1 to 12 अगर लिया जाए तो एक बच्चा अगर असली उलूम की दरसगाहों में पढ़ रहा है तो 12 साल में जो अचीव नहीं कर पा रहा है वो 4 साल में कैसे अचीव कर ले रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो पकड़ में आ गया, मेमोराइजेशन बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल का कोई मतलब नहीं बनता। तो वहाँ भी हमें एक कामयाबी मिल रही है और उस कामयाबी का हम लोग नतीजा भी देख रहे हैं। जो मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल जो सेक्टर हमारा है वहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो अभी नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनका क्या लेवल है चीज़ों को समझने का, वो दवाइयों पे किस कदर भरोसा है करते हैं और अपनी तशखीस पे क्या उनका नतीजा है, ये सब देखने की बातें देख सकते हैं इसको। उसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, ये चीज़ धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ खत्म हो रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कुछ फायदे तो हुए। एक फायदा ये हुआ है कि आज से चंद सालों पहले हम शॉर्ट कर रहे थे मेडिकल सेक्टर में कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, एक रेशियो है जो WHO ने किया है कि 1000 पे एक डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, 1:1000 का रेशियो होना चाहिए। ये नॉर्मल रेशियो है किसी भी कंट्री के लिए। तो इंडिया ने उसको अचीव कर लिया कि हमारे यहाँ डॉक्टर सफिशिएंट है, जितने होने चाहिए उतने हैं। लेकिन वाकई वो डॉक्टर सफिशिएंट है उतने ही जितना होना चाहिए या सिर्फ तादाद में सफिशिएंट हो गया, एक ये। उसी तरीके से हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का जो मामला है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के ज़माने में अभी से नीट का तो 10 सालों से ये हंगामा है, उससे पहले इंजीनियरिंग का हंगामा ज़्यादा था, लोग IIT की तरफ ज़्यादा जाते थे। तो उसमें जो हमारे यहाँ गोल अचीव किया हम लोगों ने, इतना ज़्यादा अचीव कर लिया कि अभी जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60% से ज़्यादा इंजीनियर जो है वो बेरोजगार होते हैं। तो इंजीनियर तो बन रहे हैं लेकिन बेरोजगार होते हैं। तो हो सकता है कि मेडिकल सेक्टर में आने वाले दौर में कहीं ये प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए कि वहाँ भी बेरोजगारी जो है आम हो जाए। ये सारी चीजें हैं एक फैक्टर। उसमें एक चीज और है कि जो हमारे यहाँ का सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें अब बच्चे एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। मिसाल के तौर पे पिछले साल नीट में 20,38,596 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, 20,33,596 रैंकिंग। और इंडिया में MBBS की जो गवर्नमेंट सेक्टर में सीट्स है लगभग 47,165। वो प्राइवेट वगैरह मिला करके काफी ज्यादा है। आपको मालूम है कि प्राइवेट में पढ़ाने की कैपेसिटी किसकी है। तो ये इतना है। तो आप समझ सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर है। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और सब BDS मिला करके 1 लाख के आसपास आपके पास सीट है। तो इसका मतलब है कि 90 लाख बच्चे जो हैं वो लाख कोशिश कर ले नहीं जा पाएंगे उसमें। 19 लाख जो बच्चे हैं वो तो उसमें एंट्री रह ही नहीं पाएंगे। तो सक्सेस रेट भी बड़ा मसला है कि हमारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चीजों लोगों को नहीं मालूम है कि अगर हमारे पास सीट एक ही है और 5 के 5 लोग उसके कैपेबल हैं तो क्या 5 को दिया जा सकता है? वो किसी एक ही को दिया जाएगा। तो UPSC के अंदर जो सक्सेस रेट है हमारा वो है 0.1%। समझ सकते हैं 0.1% या 0.3% कभी-कभी हो जाता है। उसी तरह IIT JEE के अंदर 2% सक्सेस रेट है, मतलब जो एप्लीकेंट है उसमें से इतने क्वालिफाई करें। उसी तरीके से नीट के अंदर 1%, UGC नेट के अंदर 6%, NDA के अंदर 0.12%, CA के अंदर 11.1%, गेट के अंदर 18%। UGC नेट, CA और गेट वगैरह का हाई इसलिए जा रहा है कि चूंकि ये वो एग्जाम्स हैं जहां बच्चों की तादाद कम जाती है। ये बड़े हाई लेवल के एग्जाम्स हैं, मिसाल के तौर पर
यूजीसी नेट तो जाके मास्टर्स के बाद का मामला है, तो वहाँ आदमी एक शौरी तौर पे जाता है, तो फिर जाहिर सी बात कम लोग वहाँ पहुँचते हैं, इसलिए सक्सेस रेट वहाँ पे इनके मुकाबले में ज्यादा है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास सबसे बड़ा मसला है कि आपके पास जो तादाद है, नंबर ऑफ सीट्स, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास 100 सीट है और अप्लाई 2000 लोगों ने कर दिया और उसमें 500 लोग कैपेबल हैं, तो 400 लोग जो 500 कैपेबल थे, 400 जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए, जाहिर सी बात है उन 400 लोगों को समाज लाख उनके स्किल्स को नहीं समझेगा, उनको तो कहा जाएगा फेल्योर। ये भी एक बहुत बड़ा डर है। तो इससे ये कि एजुकेशन के सिस्टम के अंदर एग्जामिनेशन तो होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम हमारी कंट्री का है वो बहुत ही बेकार है। अब उसमें नेक्स्ट रोल प्ले करते हैं हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर। उन्होंने क्या किया कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट एपिडेमिक, ठीक है, कि ये कोचिंग सेंटर्स का एक जाल बिछाना। इस कोचिंग सेंटर्स के जाल निकाल के, इसमें हम जानते हैं राजस्थान का एक शहर है कोटा, जिसको कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे लाखों की तादाद में स्टूडेंट पूरे ऑल इंडिया से जाते हैं और वहां जाकर के वो कंपीट करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये क्या बच्चों को लालच देते हैं कि वो उन बच्चों को कहते हैं, शॉर्टकट बताते हैं, प्रोमिस करते हैं, हमारे यहाँ आइए हम आपको क्वालिफाई करा देंगे। उसी तरीके से ये जो है, और बच्चों को जो है कहते हैं कि तुम्हारा हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए और इतना पढ़िए, ऐसे कीजिए, आपका सिक्योर हो जाएगा सीट। तो ये एक लालच दे रहे हैं, शॉर्टकट सक्सेस का बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए और हम आपको ये काम दे देंगे। बच्चे भी वहां से, जो भी पेरेंट्स है उससे वो देखते हैं कि जो बच्चे वहां से क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, अफसोसनाक पहलू इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है कि जिस शहर को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया, हो सकता है कि आने वाले दौर में उसी शहर को सुसाइडल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। जिस रफ्तार में वहां नौजवानों ने सुसाइड किया, उसका तो किसी के पास रेशियो नहीं है, कोई इस पर स्टडी भी नहीं करना चाहता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको समझने की जरूरत है कि जिस शहर को हम सबसे बड़ा सेंटर मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक जमाना में तो हमने ये भी देखा है पेरेंट्स को और बच्चों को कि उनका उन इंस्टीट्यूशंस में दाखिला हो जाना ही कोई अपने आप को जमानत समझते हैं कि हमारा क्वालिफाई हो गया। तो ये उन्होंने इस तरह का उनको जहन में बैठाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वन डायमेंशनल अप्रोच है, एक तरफा लर्निंग का, जिसको शुरुआत से ही बच्चे को एक काम की तरफ लगा दिया जाता है कि मेमोराइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए और आप कामयाब हो जाइए। इसमें नहले पर दहला काम करते हैं वो लोग जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम से जानते हैं। कोई एक्सपेरिमेंटल तजुर्बा उनके पास नहीं होता है, कोई सोसाइटी का कोई रियल डेटा नहीं उनके पास होता है। वो सिर्फ हर बच्चे को जोश दिला करके कहते हैं कि तुम उसको अचीव कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो आंख से अंधा है, देख ही नहीं सकता, अब उसको लाख में मोटिवेट करो, नहीं तुम देख सकते हो, नहीं तुम देख सकते हो, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं इंसान के पास, वो देखना ही पड़ेगा तुमको, तुम बस कोशिश करो, देख सकते हो। इम्पॉसिबल सी बात है, जिसके पास आंख नहीं, कैसे देख सकता है? लेकिन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है उसको दिखाने में मजबूर करते हैं। फिर उनके सामने वो किताबें आती हैं, जो किताबें कहते हैं कि कामयाबी के उसूल बताती हैं, वो तमाम चीज़ें जो बच्चे पढ़ते हैं नेट पे, सोशल मीडिया पे, और वन स्टेप टू सक्सेस, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक माहौल क्रिएट करती हैं, जिस माहौल की वजह से एग्जामोफोबिया डेवलप होता है। तो इस एग्जामोफोबिया से बचने का एक तरीका तो बता दिया उन बच्चों को जो पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका तरीका तो ये कि अपने इंटायर सिलेबस को चेंज करें। लेकिन अगर हम कंप्लीट तौर पे देखें कि इस एग्जामोफोबिया से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना होगा। खासतौर से अपने पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समझने की जरूरत है कि एक कॉल फॉर चेंज, हमें तब्दीली लानी होगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक दौराहे पे, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि हम किसी तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें। और ये जो है एसेंशियल शिफ्ट है, इसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो अभी तक जो फोकस है कि हम बच्चों के मैकेनिकल रूट या मेमोराइजेशन की तरफ जाते हैं और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, तो उसको चेंज करना है कि हम प्रायोरिटाइज करें क्रिएटिविटी को, हम प्रायोरिटाइज करें क्रिटिकल थिंकिंग को,
कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आए, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो, और जेन्युइन सक्सेस जिसको कहते हैं वो मार्क्स में नहीं रखा हुआ है, ठीक है। जेन्युइन सक्सेस इस बात है, आपको मार्क्स बड़े अच्छे आ गए, आप स्किल नहीं है आपके पास, तो आप सोसाइटी में सही तरीके से काम नहीं कर सकते। आप उसी तरीके से सक्सेस का जो मंत्रा है, जिसको सक्सेस कहती है दुनिया, उसको चेंज करने की जरूरत है। हमारे यहाँ सक्सेस माना जाता है सिर्फ रैट रेस को, ठीक है, ये मतलब हाई स्कोर हासिल करने को। उससे ये जो वन डायमेंशनल व्यू है उसको चेंज करके स्किल का डेवलपमेंट किया जाए, कैरेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए, और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्रेडिंग स्टूडेंट्स। मतलब आप जब किसी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड तैयार करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके सब्जेक्ट के मार्क्स को नहीं रखा है, बल्कि टीचर्स का की जिम्मेदारी ये है कि वो सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ साथ उसके स्किल के ऊपर भी देखें कि वो स्किल क्या उसके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके कैरेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कैरेक्टर बेस्ट हो रहा है कि क्लस्टर डाउन की तरफ जा रहा है, उसको भी ध्यान दिया जाए। उसी तरीके से बच्चा जो है किसी चीज को बिहेवियर कैसा है उसका, जब वो कोई बात उसको डांटा जाता है या कोई बात सख्ती से कही जाती है, कोई बात प्यार से कही जाती है, इन सब पे उसका रिएक्शन कैसा होता है, तो ये डालनी होगी। हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मंथली बने, वीकली बने, या जो भी हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं बच्चों का, उसके अंदर ये बातें डालनी। उसके अलावा जो है कि नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमारा जो सिस्टम हो रेजिडेंशियल रिफॉर्मिंग का, इसके अंदर ये क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डाला ही जाए। इस अभी जो करंट सिस्टम है ये क्या करता है कि डिस्करेज करता है इंडिविजुअलिटी एंड इनोवेशन इन फेवर ऑफ रिफॉर्मिंग। स्टूडेंट शुड बी encouraged to think independently, solve problems creatively and engage in experimental thinking। मिसाल के तौर पे कि कोई बच्चा अगर है हमारे पास, तो सवाल उसको हल कराने के बजाय उसको सवाल सॉल्व करने पे मजबूर किया जाए कि तुम कोशिश करो कि चीजों को खुद से सॉल्व करो, बजाय इसके कि सॉल्यूशन को देख करके तुम सॉल्यूशन निकालो। मतलब आज का जो सिस्टम है कि टीचर्स ने सॉल्व कर दिया, बच्चे ने उसको कॉपी में नोट कर लिया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आ गए तो ठीक है, बच्चे उसको कर लेता है, लेकिन अगर सिमिलर नहीं रहा क्वेश्चन, थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई लैंग्वेज में, तो बच्चा उसको हल नहीं कर पाता। तो ये सब चीजों को चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद करिकुलम के अंदर जो है इंटरेक्टिव एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपने टैलेंट्स को शो ऑफ कर सके। उसी तरीके से अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या पेरेंट्स, उनको ये ध्यान रखना होगा कि हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, मतलब उस पर फोकस दें, उसको ध्यान दें कि मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का, तो उसको ऐसा सेफ और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो आराम से जाकर के पढ़ाई कर सकते विदाउट प्रेशर लिए। एंजाइटी, फियर, ये सब जितनी चीजें हैं, हर स्कूल कॉलेज को, हर इंस्टीट्यूशन को अपने अंदर एक काउंसलर को रखना होगा, जहां बच्चा फ्री होकर के डिफाइन कर सके अपने आप को कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी होता है क्या कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम बहुत पहले से है, लेकिन वो हाई स्कोर लाए चला जा रहा है, पेरेंट्स को पता चल रहा है, ना गार्जियन को पता चल रहा है, नहीं टीचर्स को पता चल रहा है। तो एक काउंसलर का होना जरूरी है कि वो जा करके जो उसको गाइड करे स्टूडेंट को कि किस चैलेंजेस से वो गुजर रहा है, उससे कैसे निकलना है। इंस्टीट्यूट की जो रिस्पांसिबिलिटी है कि वो वक्तन फवक्तन जो मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट उसको चेक कराए। उसके अलावा जो है एक ऐसा माहौल कम्युनिकेशन का होना चाहिए टीचर्स और बच्चों के बीच में, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जहां बच्चे आसानी से जाकर के बिना किसी प्रेशर और फियर के अपनी बात को टीचर्स या बच्चों के सामने रख सके। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ये फॉल्ट थी, उसको हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। अब मसला ये है कि अब चूंकि हम इस सिस्टम में आ चुके हैं, अब इस सिस्टम से हम निकल तो आ नहीं सकते, एग्जाम हमारा नजदीक है, तो अब इस एग्जामिनेशन के दौर में हम लोग क्या करें, ठीक है, कि हमें कैसे एग्जाम को हम फेस करें ताकि हमारा प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है अभी, कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन इन बेस्ट पॉसिबल वे, जो अभी का सिस्टम है, ये तो आ गया डिमेरिट्स थे, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी वाले एग्जामिनेशन में क्या करना है आपको, ठीक है, एग्जाम के दिन, जिस दिन एग्जाम है, मिसाल के तौर पर आज एग्जाम है तो उससे एक रात पहले ही आप रेस्ट लीजिए, बिना जो है अनइंटरप्टेड स्लीप होना चाहिए आपका, आराम से सोइए जा करके, ठीक है, रात भर आराम से, सुबह उठ के अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, और एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए मत, जैसे नॉर्मली आप स्कूल जाते हैं स्कूल जाइए, ये मत कहने बच्चे कि मैं स्पेशल काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है।
हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, ऑयली और हेवी फूड से परहेज किया जाए। ठीक है, कि हम ब्रेकफास्ट तो ले फलों की शक्ल में ले सकते हैं, लेकिन ऑयली फूड या हेवी फूड से परहेज करें। ठीक है, आप अपनी चीजों को चेक करें कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जिन चीजों की जरूरत है, पेन है, पेंसिल है, रबर, कटर, ये सब चीजें हैं, वो वाटर बोतल है, ये तमाम चीजें आप अगर अलाउ है एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने को, तो आप वो चीजें लेके जा सकते हैं घर से निकलने से पहले। किसी भी नए टॉपिक को एक दिन पहले या 2 दिन पहले देखने की कोशिश नहीं करें। जो टॉपिक आपको नहीं मालूम, ठीक है, आपने जो उसको पढ़ रखा है, अब अचानक किसी ने बता दिया तुमने वो टॉपिक पढ़ा, उससे भी आ सकता है, आप चलेगा उसको पढ़ने के लिए, तो नए टॉपिक से अवॉइड किया जाए, उसको नहीं पढ़ा जाए। ठीक है, उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहले पहुंचे, ताकि अपने आप को रिलैक्स कर सके 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पहले। ठीक है, वहां पहुंच जाए। ठीक है, और किसी भी एग्जाम से पहले अब पहुंच गया आधे घंटे पहले, मैं अक्सर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह पे घूमता हूं, वहां बच्चे और पेरेंट्स दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं पढ़ाई को लेकर। इससे बचा जाए, किसी भी तरह के डिस्कशन से एग्जामिनेशन से पहले बचा जाए। ना स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करें कि इस टॉपिक को ऐसे ऐसे एग्जाम से पहले, आधा घंटा पहले एकदम माइंड फ्री होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह की कोई निगेटिविटी, किसी तरह का कोई प्रेशर, यहाँ ये याद है या नहीं याद है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोने में अकेले खड़े हो गए और रिवाइज करें माइंड में, ये सब चीजें को से बचना होगा। ठीक है, आपको आधे घंटे से ये चीजें एकदम छोड़ देना होगा। ठीक है, उसी तरीके से हाँ, खास तौर से इस तरह का जुमला बोलते हैं, तुम्हारा कितना रिवीजन हो गया, कितना डिस्कशन कर लिया तुमने, रिवाइज कितना कर लिया, कितनी चीजें वो चैप्टर तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सब डिस्कशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से उसके बाद भी अगर टेंस फील हो रहा हो अपने आप को, ठीक है, तो आप गहरी सांस लीजिए, ठीक है, पानी पीजिए और अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। ठीक है, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, मुस्लिम में समझिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जब तक दुनिया कायम है तब तक इंसान को पैदा किया जाता रहेगा। ठीक है, जितने लोग पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। नबी भी आपस में सिमिलर नहीं थे, सहाबा कराम आपस में सिमिलर नहीं थे, तो इसका मतलब आप एक यूनिक है ना। तो इस तरह की चीजों को आपको करना होगा यार। उसी तरीके से अभी आपने कुरान की आयत सुनी सूरह मुल्क की, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैं भी टेस्ट लूंगा एग्जामिनेशन का उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसमें एक चीज का भरोसा होता है इंसान। किस बात का भरोसा होता है? जिसने ट्रेंड किया है, जो परवरदिगार है, जो रब है, एग्जाम वही लेगा। ट्रेनिंग किसी और ने दिया, एग्जाम कोई और ले रहा है, ये बड़ा मसला हो जाता है। तो ट्रेनिंग हमें रब ने दिया, परवरिश हमारे रब ने की, हमें हर चीज मुहैया हमारे रब ने कराई, तो टेस्ट भी वही लेगा। हमारे यहाँ सिस्टम में क्या उल्टा है, पढ़ाया किसी और ने, रहा किसी और के साथ, टेस्ट कोई और ले रहा है, तो ये बड़ा मसला है। खैर, तो वहां पे ये कहना है कि अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। जो एक आयत मैंने अभी आपके सामने कही थी कि वह लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है इसके लिए उसने कोशिश की। आपने अगर कोशिश की है, अच्छी मेहनत की, तो आपके लिए वो मिलेगा आपको। ये सब पॉजिटिव टॉक होगा। ठीक है, तो उस वक्त आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पहला काम ये करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है, आमतौर पर क्या होता है जब टेंस में होता है आदमी, इन्फॉर्मेशन को छोड़ करके पहले क्वेश्चन पे चला जाता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, टाइम नहीं चले। तो आप पहले जाएं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है आंसर शीट पे फिल करना, पहले उसको इत्मीनान से फिल करें। अभी भी हम लोग देखते हैं हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर वगैरह जो एग्जाम होता है, मैक्सिमम बच्चे नाम लिखना भूल जाते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। जो आपकी चीजें फर्स्ट है, फर्स्ट को फर्स्ट कीजिए। आप पहला काम क्या कीजिए कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आंसर शीट में चाहिए उसको पहले फिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को आप कंप्लीटली पढ़िए, एकदम इत्मीनान से, आराम से, क्या क्या दिया है। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इसको कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़िए और राइटिंग करने से पहले आपके माइंड में आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान मेरे लिए है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसको कैटेगराइज कर लीजिए कि ये तो मेरे टच में है, अभी मैंने पढ़ा, इसको ले लीजिए, इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, इजी का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन इजी, इजी का मतलब ये होता है कि आपके लिए क्या इजी है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने रोजाना पढ़ा है, रोजाना मैं, ये तो मेरे माइंड में हैवी है, तो जो आपके लिए इजी उसको पहले अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, हाँ मालूम है इस टॉपिक के बारे में लेकिन कंप्लीट पता नहीं, उसको सेकंड में अटेम्प्ट करें।
और जिस टॉपिक के बारे में आपको पता है कि आपने पढ़ा भी है, याद भी नहीं है, पता नहीं क्या है, तो उसको लास्ट में देखना, ठीक है। उसके बाद जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखना शुरू करें, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसके लिए आप जितना मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही अपने माइंड में टाइम डिसाइड करें, ठीक है, कितनी देर में हम उसको कंप्लीट करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसको प्रेशर बना लेना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और ये पहले से ही सीखना होगा। ये नहीं कि अचानक एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आप नए हिसाब से ये मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि हमको कितना टाइम के। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि खास तौर से मैथमेटिक्स वगैरह के एग्जाम में आपने तो मालूम है कि सॉल्व हो जाएगा, आप उसको सॉल्व करने लगे, एक स्टेप पे जाकर के कुछ मिस्टेक हो रही छोटी सी, कुछ ऐसी जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, स्किप करके। वो अपने आप 10 मिनट बाद आपको याद आ जाएगा क्या करना था, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद या लास्ट में जब एग्जाम में आप रिवाइज कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो आपको वहां याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर वो आपका छूट गया है तो उसको आप वहां पे स्पेस छोड़ दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर, स्पेस छोड़ दें, आगे चले जाएं, जब याद आएगा तो उसको फिर से लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को आप जानते हैं, है ना, इसका आंसर ऐसे लिखा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन के आंसर को जबरदस्ती लेंथी मत बनाइए, आराम से जितनी बातों में आपके बात एक्सप्लेन हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जबरदस्ती 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया, आपको लगता है कि 4 मार्क्स स्टेट में मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं आसानी से, आपने कर दिया, लेकिन आपको जहन में आ गया इतना कम लिखा है, कहीं मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा, तो उसको जबरदस्ती अपने हिसाब से आप खींचतान करना शुरू कर दो, जिसके नतीजे में क्या होता है कि दिमाग पे खामखा प्रेशर बनता है और आंसर भी आपका जो है खराब हो जाता है, ठीक है। हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखिए, लंबे लंबे पैराग्राफ के बजाय आप छोटे छोटे पॉइंट्स में बात को लिखिए, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि जो भी बातें आप लिख रहे हैं, ठीक है, अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि उसको फ्लो चार्ट के डायग्राम बना करके लिखें, ताकि देखने वाले को बात ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। लंबी लंबी कहानियां लिखने के बजाय डायग्राम की शक्ल में, आमतौर पर आपने देखा होगा टीचर्स को पढ़ाते हुए कि ये है इसका ये, इसका ये, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, ठीक है। उसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है 2 कलर का पेन आपको अलाउ होता है, शायद ब्लू और ब्लैक, जो भी जो इंपॉर्टेंट चीज हो उस आंसर के अंदर वहां पे आप उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपका उसी कलर के पेन से भी कर सकते हैं जो कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि टीचर्स को देखने में ज्यादा आसानी हो, इसने किन किन पॉइंट पे वर्क किया है, तो फिर वो मार्किंग देने में आसानी करते हैं, अच्छे से देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो है पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी ये है कि वो किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट एग्जामिनेशन से पहले बच्चों को नहीं करें। एग्जाम आने वाला है, पढ़ो, ठीक है, अरे तुम अभी खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह की चीजें जो बार बार एग्जामिनेशन को सामने रख करके ना बोला जाए, बल्कि उनका कहा कि देखिए अभी तो आपके पढ़ने का टाइम, आप खेल रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये जुमला इस्तेमाल करने के कि एग्जामिनेशन आ रहा है तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, उसके बजाय ये कहा जाए कि मौलिक से आपको पढ़ने का टाइम, तो मौलिक से क्या कर रहे थे, पढ़ाई कीजिए। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है कि हम जो है। उसके बाद जो पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करें पेरेंट्स के लिए। तो ये तमाम बातें एग्जामोफोबिया से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि आप लोगों को बात को समझ में आई होगी। इसके कई फैक्टर्स मैंने बताए हैं। एक फैक्टर जो स्टूडेंट्स की गलती है, ठीक है, इनकी गलती वो अपनी गलती दुरुस्त करें। एक फैक्टर जो पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, जो एनवायरनमेंट सोसाइटी का हमारा प्रॉब्लम है, उसको भी लोग समझें, सोसाइटी के लोग हैं। और एक सिस्टम का प्रॉब्लम है, सिस्टम में तो मजबूरन हम लोग हैं। तो आप लोगों के जहन में ये बात डालने की वजह ये है कि जब आप बड़े हों, जब आप सोसाइटी में एक जिम्मेदार का किरदार निभा रहे हैं, उस वक्त आपके जहन में ये होना चाहिए